हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 एक्ट नंबर 47 था 63 का, और इसको असेंट मिली थी हमारी 13 दिसंबर 1963 को, जबकि इन फोर्स में आया था 1 मार्च 1964 को। अगर रिपील की बात करें तो इसने रिपील किया था SRA 1877 को, और लेटेस्ट अमेंडमेंट की बात करें तो लेटेस्ट अमेंडमेंट था इसका 2018 में, द स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018, जो कि इन्फोर्स में आया था 1 अक्टूबर 2018 को। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 पार्ट है, 8 चैप्टर है, 42 सेक्शंस है और एक शेड्यूल है। जो शेड्यूल है ये भी 2018 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। जो पार्ट है इसके 3, उसमें पहला पार्ट आपका प्रीलिमिनरी है, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 4 तक कवर होते हैं। सेकंड पार्ट है आपका स्पेसिफिक रिलीफ, जो कि आपका चैप्टर 1 से लेकर 6 तक कवर करता है, और सेक्शन आपके 5 से लेकर 35 तक कवर करता है। जो थर्ड आपका पार्ट है वो है आपका प्रिवेंटिव रिलीफ, जो कि आपका चैप्टर 7 और 8 और सेक्शन आपका 36 से लेकर 42 तक कवर करता है। अब मेनली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मकसद क्या था? देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता दिया कि आपका कौन सा एक्ट वॉइड होगा, कौन सा वॉइडेबल होगा, और उसको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वॉयलेट करते हो तो आपको डैमेजेस मिल जाएंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपके जो मॉनेटरी कंपनसेशन है या डैमेज है वो इनफ नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वो उन्हीं रिलीफ के बारे में इस एक्ट के अंदर डिस्कस किया गया है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक अगर की बात करें इस एक्ट की, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक रेमेडियल एक्ट है, इक्विटेबल एक्ट है, इक्वल जस्टिस फेयरनेस पे डिपेंड करता है, सिविल लॉ है ये, सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल दोनों ही टाइप का है ये। उसके बाद ये डिस्क्रिशनरी है, तो जजेस के व्यू के ऊपर या जजेस के जजमेंट के ऊपर ये डिपेंड करेगा इसमें किस टाइप का रिलीफ वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद ये जस्टिस ओरिएंटेड है, और अगर हम कोई न्यू राइट आपको क्रिएट नहीं करता, ये आपके सिर्फ जो एग्जिस्टिंग राइट है उसकी ही रेमेडी प्रोवाइड करवाता है। तो SRA जो आपका 1963 है, इसके अंदर मेनली 7 टाइप की रेमेडी आपको प्रोवाइड की गई है, और उनको याद करने का जो ट्रिक है वो आपका RSRRCDI। आर से आपका है फर्स्ट आपका रिकवरी ऑफ पोजेशन, जो सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 8 तक डिस्कस करता है। देन है आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो सेक्शन नंबर आपका 9 से लेके आपका 25 तक डिस्कस करता है। देन रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो सेक्शन 26 में बताया गया है। देन डिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका सेक्शन नंबर 27 से लेके 30 तक बताया गया है। देन आपका है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि 31 से लेके 33 तक बताया गया है। देन आपका है डिक्लेरेशन, जो कि 34 और 35 सेक्शन में बताया गया है। उसके बाद है आपका इंजेक्शन, या जिसको हम प्रिवेंटिव रिलीफ भी बोलते हैं, जो आपका सेक्शन 36 से लेके 42 तक बताया गया है। तो ये मेनली 7 काइंड के रिलीफ इसके अंदर एक्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं। जब आपका मॉनेटरी रिलीफ या मॉनेटरी कंपनसेशन या डैमेज जो है वो मतलब जो सफिशिएंट इनफ नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपने किसी बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि कुछ पर्टिकुलर लोकेलिटी में कि आपको एक फ्लैट या चाहिए, तो उसी लोकेलिटी को देखते हुए आपने अपने बच्चों का स्कूल चेंज कर लिया, अपनी जॉब स्विच कर ली, और लास्ट टाइम पे आके कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं आपको फ्लैट तैयार करके दे सकता, आप डैमेजेस ले लीजिए। क्या उस कंडीशन में केवल मॉनेटरी कंपनसेशन इनफ होगा? आपने जॉब स्विच करी, बच्चों को किया, तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे मॉनेटरी कंपनसेशन सफिशिएंट नहीं होता, इनफ नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन जब हो जाती है तो कोर्ट आपको कुछ उसके अकॉर्डिंग ही रिलीफ प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे या तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने को बोलेगी, या फिर रिकवर करवाएगी पोजीशन को, तो किसी भी टाइप का, या फिर इंजेक्शन करेगी, तो वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका किया जाता है। आई होप आप सबको समझ आएगा। थैंक यू।